हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम रियली सॉरी कि मैंने इतना ज़्यादा डिले किया इस वीडियो को शेयर करने के लिए, बट ट्रस्ट मी आई हैव वर्कड रियली हार्ड ऑन द क्वालिटी। बिकॉज अगर मैं चाहती तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रैंडमली डेली अपलोड कर देती और आप लोग भी शायद थोड़े से नॉलेज के बेसिस पे या फिर ऐसे ही तुक्का मार के आप आंसर कर देते और आपको लगता कि हाँ मेरा तो आंसर सही हो गया तो मुझे तो आता है। लेकिन नहीं, दिस इज़ नॉट द वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो आंसर सही हुआ वो किस बेसिस पे सही हुआ। ठीक है, इस बार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस जो पिछले बार आए थे लैब असिस्टेंट में। एंड ट्रस्ट मी, ये चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 75 क्वेश्चंस जो जूलॉजी से पूछे गए थे उसमें लगभग 16 to 18 क्वेश्चंस जेनेटिक्स के थे। सो नाउ यू नो हाउ मच इम्पोर्टेंट दिस चैप्टर इज़। तो आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। एंड बिफोर दैट आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल कि आप लोग ने इतने कम टाइम में इतना अच्छा सपोर्ट दिया। एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये आप ही के लिए बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। डीएनए इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप आंसर करिए, बट मैं आप लोग के लिए इतने अच्छे नोट्स लेके आई हूँ तो मुझे तो आपको शेयर करना ही है। सो लेट्स सी अबाउट डीएनए फर्स्ट। ठीक है, देखिए डीएनए क्या है। डीएनए जो है वो बना है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि ये क्यों डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है और आरएनए का जो यूनिट है वो है राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये डिफरेंस क्यों है और हर एक जो यूनिट है उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। इनके बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड बना है 3 यूनिट से, फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। ये आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, फॉस्फेट, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पेंटोस शुगर के बारे में। ये पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखिए डीएनए का पेंटोस शुगर है और ये है आरएनए का। ठीक है, देखिए पेंटोस शुगर में कार्बन के पोजीशंस हैं 1 2 3 4 एंड हियर 5, दोनों में सेम पोजीशंस हैं, देखिए, है ना। अब यहाँ पे आपको देखना है सेकंड पोजीशन को। सेकंड पोजीशन ऑफ कार्बन में आप राइबोज में देखिए, यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, OH, यानी ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पे ये O एब्सेंट है। आरएनए में ऑक्सीजन एक्स्ट्रा प्रेजेंट होने के कारण ये बन जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल है। तो अब आप लोग बताइए आपने वहाँ स्ट्रक्चर में क्या देखा। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन आरएनए, और डीएनए क्या था, डीएनए इज लैकिंग दैट ऑक्सीजन एटम एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एडिशनल oxygen atom at the second carbon atom of pentose sugar of DNA, its pentose sugar is named as deoxyribonucleotide। अब आपको समझ में आ गया कि डीऑक्सी का मतलब ही होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए डीएनए में डीऑक्सी टर्म आता है। और आरएनए में जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना देता है। ठीक है, जो कि क्या है, हाईली ससेप्टेबल टू हाइड्रोलिसिस, केमिकल रिएक्शन इन विच वाटर इज़ यूज्ड टू ब्रेक डाउन अ कंपाउंड। ये हाइड्रोलिसिस का डेफिनेशन है और इसी वजह से आरएनए इज़ मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल एंड ईजिली डिग्रेडेबल एज कंपेयर टू डीएनए है। नाउ मूव ऑन टू नाइट्रोजनस बेस। आपने नाइट्रोजनस बेस देखा था, ये है नाइट्रोजनस बेस, है ना। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो प्यूरिन एंड किससे बना रहता है, पिरिमिडीन से। अब ये प्यूरिन और पिरिमिडीन क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनके स्ट्रक्चर को आप देखिए और यहाँ पे एडेनिन के स्ट्रक्चर को देखिए और ग्वानिन के स्ट्रक्चर को देखिए, सिमिलर हैं, है ना। इसलिए इन दोनों को प्यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, सेम विद पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन एंड
यूरासिल का स्ट्रक्चर देखिए, पिरिमिडीन से मैच कर रहा है, सो इसलिए इन तीनों को पिरिमिडीन कहते हैं। एंड थाइमिन डीएनए में होता है, यूरासिल आरएनए में होता है। ठीक है, आगे इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। देखिए फॉस्फेट, फॉस्फेट कहाँ पे पढ़ा था हम लोग ने, फिर से स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा था, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, पेंटोस शुगर आपको पता चल गया। नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन और आरएनए में यूरासिल। ठीक है, अब देखते हैं फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। फॉस्फोरिक एसिड का ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें है OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप है। ये बस आप याद रखिए। जो हमने पेंटोस शुगर देख लिया और क्या देखा, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, इन दोनों के बॉन्डिंग से क्या बनता है, इसे कहते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। और जब इस न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो टोटली हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको क्लियर होना ज़रूरी है आगे समझने के लिए। तो अब देखिए, फॉस्फोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है, इसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये किस तरह से हेल्प करते हैं बॉन्डिंग में, दे रिएक्ट विद शुगर्स इन द न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड मीन्स फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस को मिला के न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, तो इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट ऐड होता है तो ईस्टर बॉन्ड बनाते हुए अटैच होता है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, पेंटोस शुगर के जब 5th कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो ये एक प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और जब इसे चेन बनाना है तो 3rd कार्बन में एक और न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। ठीक है, और इन अटैचमेंट से कौन सा बॉन्ड बनता है, ईस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, एक फॉस्फेट ग्रुप कितने जगह अटैच हो रहा है, 2 जगह अटैच हो रहा है ना। एक तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए कार्बन 5 में, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3rd पोजीशन के कार्बन में। ठीक है, इसी तरह से ये चेन बनाते जाता है, यानी कि एक फॉस्फेट ग्रुप 2 ईस्टर बॉन्ड बनाता है और ये इसी तरह से कंटिन्यूस चलते जाता है। ठीक है, तो देखिए, ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आगे 5 प्राइम 3 प्राइम, इसको आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि पेंटोस शुगर में जो 5 कार्बन था, वहाँ से पहले फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है ना, उसके बाद दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होने के लिए ये अपने 3rd ग्रुप में दूसरे न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर लिया। ठीक है, और इसी तरह से 5 3 5 3 5 3 से अटैच होते गया। तो इस वजह से इसे हम कहते हैं 5-3 डायरेक्शन। ये हमेशा 5-3 डायरेक्शन में ही आगे बढ़ते जाता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब आपको क्या समझ में आया? न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। क्या क्या था? फॉस्फेट, शुगर और एक था नाइट्रोजनस बेस, है ना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? यही न्यूक्लियोटाइड जो हम लोग ने देखा कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है, वो भी ईस्टर बॉन्ड से अटैच होता है। ठीक है, तो इसी तरह से बॉन्ड बनाते हुए क्या बनते जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और डीएनए का इस तरह से हम क्या डेफिनेशन देखते हैं? डीएनए इज़ अ पॉलीमराइज्ड चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का पूरा एक चेन बना है जॉइंड बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंक। एक फॉस्फेट ग्रुप 2 ईस्टर बनाता है ना, तो इसलिए हम उसे कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंक। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको अभी इसे याद करना है, इसी से आपका क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, तो क्या था? पॉलीमराइज्ड चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जॉइंड बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंक फॉर्म्ड बिटवीन 5 प्राइम पोजीशन of 1 nucleotide and 3 prime positions of adjacent nucleotide. नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लियोटाइड का ही बहुत सारा मिलके चेन बनना। At one end of the polymer chain, a free phosphate moiety is left, that is 5 prime end of the ribose sugar and referred as 5 end of polynucleotide chain.
इसका मतलब भी आप देखिए, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना। एक न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फेट है वो 5 प्राइम में अटैच होता है, इसलिए इसे कहते हैं 5 प्राइम। और इसी तरह से नीचे जो अटैचमेंट होता है वो 3 प्राइम में अटैच होता है। इसी तरह से जब ये अटैचमेंट चलते जाता है तो आप खुद सोचिए कि एंड में तो एक 3 प्राइम पोजीशन खाली रहेगा और स्टार्टिंग में भी 5 एंड खाली रहेगा। तो इसलिए इसे हम कहेंगे 5 प्राइम टर्मिनल एंड 3 प्राइम टर्मिनल। अब आपको आंसर करने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए, डीएनए इज अ पॉलीमर, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ यस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। हम लोग ने देखा डीऑक्सी का मतलब क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या होता है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, what type of link is formed between 5 prime position of one nucleotide and the 3 prime position of the adjacent nucleotide? आंसर करिए। यस, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, आई होप आपका आंसर सही हुआ हो, और अगर नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ वीडियो को बैक करके आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन को देखिए, समझिए। आप उसी के साथ साथ आप डायग्राम बनाते चलिए, तब आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर होते जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस होते जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डीएनए डबल हेलिक्स। इस तरह से ये कॉइल के शेप में एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये अलग अलग 2 स्ट्रैंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? डीऑक्सीराइबोज होगा, फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड होगा, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सारे नाइट्रोजनस बेस होंगे। अब इसके बारे में जो मैंने आपके लिए इतने अच्छे नोट्स तैयार किए हैं वो आप देख लीजिए। ये जो डबल हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये स्ट्रक्चर किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रीक ने। पूरा नाम क्या है? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रीक। ये ऑब्वियसली बना है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैविंग एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इसका मतलब क्या है? एक चेन का एंड हमने पढ़ा था 5 प्राइम और एक एंड था 3 प्राइम। तो जो दूसरा स्ट्रैंड है जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। ये होगा 3 प्राइम और इसका एंड होगा यहाँ पे 5 प्राइम से। देखिए, दैट इज इफ वन चेन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, then the other chain will be 3 prime to 5 prime direction। समझ में आया? जो शुगर फॉस्फेट है इन द चेन एक्ट्स एज अ बैकबोन। ये जो डीएनए हेलिक्स है इसे कौन स्टेबल रखता है? शुगर फॉस्फेट, यानी कि जो पेंटोस शुगर था वो, और जो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड था। ठीक है, और जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या करते हैं? बेस पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। गुआनिन किसके साथ बनाएगा? साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन का, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन का। गुआनिन विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 strands are coiled in a right-handed fashion। हमेशा जो कॉइल है वो राइट हैंडेड फैशन में ही कॉइल करेगा, मीन्स क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 कंप्लीट राउंड ऑफ हेलिक्स, मतलब एक पूरा कंप्लीट राउंड जब ये करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक कंप्लीट राउंड है। तो इस कंप्लीट राउंड का लेंथ है वो कितना है? 3.4 नैनोमीटर। ये इम्पॉर्टेंट है, ये डाटा आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चंस बने थे। और जो बेस पेयर हैं, बेस पेयर के बीच में कितना डिफरेंस है? ये पेयर और ये पेयर के बीच में कितना डिफरेंस है? 0.34 नैनोमीटर। ये सारा था हमारा मॉडल के बारे में। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, लेंथ ऑफ डीएनए, जितना भी बेस पेयर्स होगा नंबर्स में, उसी बेसिस पे हम डीएनए का लेंथ भी कैलकुलेट करते हैं। तो डीएनए का जो हैप्लॉइड नंबर है, मींस द ह्यूमन सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अगर इनका हम हाफ कर दें तो 23 मिलेंगे, है ना। तो इन्हीं 23 क्रोमोसोम्स को हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, 23 पेयर्स नहीं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कितना बेस पेयर होता है? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। इसका मतलब है कि यही डीएनए का लेंथ है। और डिप्लॉयड नंबर ऑफ
क्रोमोसोम्स का देखें तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा, यानी 6.6 इंटू 10⁹ ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो ये भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ओके, नाइट्रोजनस बेस लिंक्स टू पेंटोस शुगर बाय एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखिए, जो पेंटोस शुगर है ये नाइट्रोजन बेस के साथ अटैच होता है, ये बनाता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और यहाँ तो आपने देखा ही था, ईस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है किसके साथ? फॉस्फेट के साथ। तो ये वही है, फॉस्फेट ग्रुप लिंक्स टू न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। ये था एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और यहाँ पे था ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, डायमीटर ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम या फिर 2 नैनोमीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इफ वन चेन हैज द पोलैरिटी ऑफ प्राइम टू 3 प्राइम देन द अदर चेन वुड हैव द पोलैरिटी ऑफ। ये हमने पढ़ा था डीएनए हेलिक्स में। क्या था? एक स्ट्रैंड का पोलैरिटी था 5 प्राइम 3 प्राइम, तो दूसरे स्ट्रैंड का पोलैरिटी क्या होना था? जस्ट उसके एंटी पैरेलल, यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 to 5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who proposed the double helix model for the structure of DNA? Very easy. James Watson and Francis Crick. Now, question number 5. The diameter of DNA molecule is. मैंने आपको कहा था कि DNA का जितना भी डाटा है, जो उसका डायमीटर हो गया, लेंथ हो गया, इन सब चीज़ों को भी आपको नोट्स में ऐड करते जाना है। ठीक है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डायमीटर ऑफ DNA क्या है। ठीक है, तो आंसर आप करिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 20 एंगस्ट्रॉम। अब देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 आइडेंटिकल रेप्लिकास ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। एक डीएनए मॉलिक्यूल से जब 2 आइडेंटिकल डीएनए बनते हैं तो उसे कहते हैं रेप्लिकेशन। ये एक पेरेंटल डीएनए आपको दिख रहा है और ये जो 2 डीएनए यहाँ से बन रहे हैं वो क्या है? डॉटर डीएनए। ठीक है, तो इन दोनों डीएनए में एक स्ट्रैंड होगा पेरेंटल का और एक होगा न्यू स्ट्रैंड। द 2 strands would separate and acts as a template for the synthesis of new complementary strand. टेम्पलेट का मतलब होता है पेरेंटल डीएनए। ठीक है, ये होता है टेम्पलेट। एंजाइम्स हेल्पिंग इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। और डीएनए रेप्लिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें एक सेल से और भी बहुत सेल्स बनाने हैं, तो अगर सेल्स डिवीजन हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके अंदर का जो न्यूक्लिक पोर्शन है वो भी डिवाइड होगा, तो इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन ज़रूरी होता है। आगे देखते हैं, दिस एंजाइम कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखिए, हर जगह 5 प्राइम 3 प्राइम ये पोजीशंस आ रहे हैं, तो इसके बारे में आपको क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से बैक करके देख लीजिए। ओके, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दिस एंजाइम कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये एंजाइम हेल्प करता है रेप्लिकेशन में। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये आप याद रखिएगा। ये कैसे होता है देखिए, तो यहाँ पे जो एक स्ट्रैंड है 3 to 5 पोलैरिटी का, वो क्या करता है? वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और इसमें रेप्लिकेशन कंटिन्यूस होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये कंटिन्यूस है। ऑन द अदर हैंड, टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इट इज डिसकंटिन्यूस। ये जो टेम्पलेट है 5 प्राइम टू 3 प्राइम में जो रेप्लिकेशन है वो डिसकंटिन्यूस है, मतलब फ्रैगमेंट्स में हो रहा है। द डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड हैज स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, जो कि बाद में अटैच हो जाते हैं। कैसे अटैच हो जाते हैं? डीएनए लाइगेज से। डीएनए लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? यहाँ पे डीएनए इनटू आरएनए में जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, हियर ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट्स एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या है? जो पेरेंट की तरह एक्ट करेगा और उसमें न्यू पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड ऐड होगा। कि ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ डीएनए का
एक ही स्ट्रैंड यूज़ किया जाता है एज अ टेम्पलेट एंड गेट्स ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए in 5 to 3 prime direction only. Enzymes helping in transcription of DNA into RNA, DNA dependent RNA polymerase. Now the question is, transcription involves the formation of, आंसर करने की कोशिश करिए, तो the answer is DNA into RNA. Now next question, which of the following enzyme helps in joining of DNA strands together by catalyzing the formation of a phosphodiester bond? अब इस क्वेश्चन में आप बस इस पे फोकस कीजिए, जॉइनिंग ऑफ डीएनए, कौन सा एंजाइम था, आंसर करिए। यस, डीएनए लाइगेज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. Question number 8, if one strand of DNA has the nucleotide sequence this, its complementary strand in 3 prime to 5 direction will have the sequence. मतलब ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है, कौन सा आपको स्ट्रैंड बनाने को कहा गया है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. कौन सा डायरेक्शन में बोला गया है, 3 to 5 डायरेक्शन. गुआनिन बनता है साइटोसिन के साथ, ठीक है. एडेनिन किसके साथ, थाइमिन के साथ. तो थाइमिन है यहाँ पे, तो यहाँ पे एडेनिन होगा. साइटोसिन है यहाँ पे, तो गुआनिन होगा. एडेनिन थाइमिन, एडेनिन थाइमिन, ठीक है. तो ये जो सीक्वेंस आपका बना है CTAGTT, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है. आंसर करिए, कौन सा होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगर मेंडल. इन्हें कहा जाता है जेनेटिक्स के फादर. बाकी ऑप्शंस का भी आंसर करिए. कार्लस लिनिस, इन्हें कहते हैं टैक्सोनॉमी के फादर. चार्ल्स डार्विन, एवोल्यूशन के फादर. लुइस पास्चर, माइक्रोबायोलॉजी के फादर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टर्नर सिंड्रोम कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ. कौन से क्रोमोसोम के एब्सेंस से टर्नर सिंड्रोम कॉज होता है. टर्नर सिंड्रोम ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है. इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए. एंड विद दिस क्वेश्चन आई एंड दिस वीडियो हियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. एंड आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा और मैं देखती हूँ कितने लोग इस वीडियो को एंड तक देख चुके हैं और आपके तैयारी का बेस भी पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं. ओके, मेरे पास और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसी तरह से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर करने वाली हूँ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच.